महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि शहीद हेमंत करकरे को लेकर, साध्वी प्रज्ञा को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि साध्वी को करकरे को लेकर ऐसा बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। फडणवीस ने एक बार फिर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया। दिल्ली की गद्दी की राह महाराष्ट्र से भी होकर जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं और बीजेपी को महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, इसका दारोमदार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर है। फडणवीस जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राह इनके लिए कितनी आसान या फिर कठिन है। फडणवीस जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। बस अब चंद ही दिन बचे हैं, महाराष्ट्र में आखिरी फेज का चुनाव होने वाला है। आप लगभग राज्य के सभी इलाकों में घूम चुके हैं। मुझे एक बात बताइए कि 2014 के और अभी के चुनाव में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? क्या आपको मोदी लहर नजर आ रही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि 2014 के और अभी के चुनाव में जो मुख्य फर्क मुझे नजर आता है वो ये है, 2014 की जो लहर थी वो एक मिडिल क्लास की लहर होने के कारण बहुत वोकल लहर थी। आज मिडिल क्लास तो साथ में है ही, लेकिन आज जो लहर मुझे दिखाई पड़ती है वो ऐसा क्लास है जो बोलता नहीं है, जो किसी सर्वे का हिस्सा नहीं होता, जो किसी एग्जिट पोल का हिस्सा नहीं होता। ऐसा जो देश का गरीब है, महाराष्ट्र का गरीब है, जो किसान है, जो खेती मजदूर है, ऐसे सारे लोग जो है ये आज मोदी जी को वोट करना चाहते हैं। और ये जो लहर है ये बहुत बड़ी लहर है और मुझे लगता है कि इस लहर के कारण निश्चित महाराष्ट्र में पिछले समय से भी अच्छा प्रदर्शन हम लोग कर पाएंगे। 62% वोटिंग हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतनी कड़ी धूप में इतना अकाल पड़ने के बावजूद भी अगर इतना टर्नआउट हो रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। आपने धूप की बात की, अकाल की बात की, यही मेरा अगला सवाल भी है कि खास करके ग्रामीण इलाकों में सूखी की स्थिति जो है, जिस तरह से गर्मी का मौसम आगे बढ़ता जा रहा है, स्थिति विकराल होती जा रही है और बारिश ही नहीं हुई। आपने योजनाएं तो कई शुरू की, जलयुक्त शिवार योजना थी और बहुत सारी सूखे से राहत दिलाने के लिए आपकी योजनाएं शुरू हुई, लेकिन वो अब काम करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। वो एक तरह से इस वक्त जो सूखा नजर आ रहा है उसमें असफल साबित होती नजर आ रही। तो इसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं और ये एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव के लिए? देखिए, पहली बात तो इसको असफल कहना ये बहुत ही गलत बात होगी। इसका कारण यह है कि आज एवरेज से केवल 70% से भी कम बारिश होने के बावजूद महाराष्ट्र में ये बात सही है, पानी की बहुत किल्लत है। जानवरों के लिए जो चारा लगता है उसकी भी किल्लत हो रही है, लेकिन हम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इतनी कम बारिश में अगर ये सारे मेजर्स हम नहीं लेते, जलयुक्त शिवार अगर नहीं होता तो 1972 से भी बुरा अकाल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता, हाहाकार दिखाई पड़ता। ये परिस्थिति नहीं है। आज लोगों को पानी का टैंकर हम दे रहे हैं। हमने करीब करीब दिसंबर में एंटिसिपेट करके, क्योंकि ये बैक टू बैक हमारा अकाल चल रहा है, बैक टू बैक, यानी 4 सालों में से 3 साल अकाल है, तो एंटिसिपेट करके हमने जो बैक वाटर्स होते हैं, हर जिले में बैक वाटर में 2000 हेक्टेयर में हमने जानवरों के लिए चारा, वहां पर मवेशियों के लिए जो सारा चारा लगता है उसको वहां पर हमने सरकार की ओर से बोया है और हमने उसका हार्वेस्टिंग किया है। तो हमारे पास अभी चारा भी है, हम पानी भी दे रहे हैं। ये जरूर है कि जब इतना भयानक अकाल होता है तो लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने हमारे सिंसियर एफर्ट्स को देखा है, इसलिए लोग हमारे साथ हैं। राजनीतिक सवाल है। वैसे तो राजनीति में कोई किसी के लिए अछूत नहीं होता है, लेकिन चंद महीनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में गठबंधन नहीं होगा। जब आपके सरकार के 4 साल कंप्लीट हुए थे उस वक्त मैंने आपका इंटरव्यू किया था और तब आपने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि जो भी शिवसेना वाले कह रहे हैं, जो भी सामना में छप रहा है या उद्धव का जो भी बयान आ रहा है वो आने दीजिए, लेकिन
मुझे विश्वास है कि शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन होगा और वो हुआ भी। लेकिन ऐन वक्त तक शिवसेना की ओर से बड़ा ही नकारात्मक रुख देखने में आ रहा था। तो इसको क्या कहें कि शिवसेना के खाने के दांत कुछ और थे, दिखाने के कुछ और थे, और आपकी पहले से ही डील हो चुकी थी कि गठबंधन तो करना ही है? देखिए, मूल रूप से शिवसेना और बीजेपी हम 30 साल तक साथ में रहे और इनमें से 3 साल हमने कुछ लड़ाई भी की, एक दूसरे के खिलाफ भी बात हुई, कुछ विषयों के ऊपर अनबन भी हुई। लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो उस काल में भी, जिस काल में हमारी अनबन भी चल रही थी, उस काल में भी हम मंत्रिमंडल में साथ में काम कर रहे थे, सारे फैसले साथ में ले रहे थे। जिन फैसलों में अड़चन होती थी मैं स्वयं उद्धव जी से बात करता था, हम दोनों मिलकर उसमें निर्णय लेते थे। तो कहीं हमने गवर्नेंस के ऊपर उसका असर भी नहीं होने दिया और इसलिए मुझे विश्वास था। देखिए, राजनीति में आप एक अलग पार्टी हो, मैं एक अलग पार्टी हूं, तो अपनी अपनी अपेक्षाएं होती है, अपनी अपनी आशाएं भी होती है, लेकिन उसके साथ एक पॉलिटिकल रियलिटी भी होती है। और पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि हम दोनों का वोटर बेस एक है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली हम लोगों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से धागा मिलता है। हम कोई ये गठबंधन जैसे लोग नहीं है कि जिनका कोई आइडियोलॉजिकल धागा नहीं मिलता, जो एक दूसरे का मुंह नहीं देख सकते, जो कभी साथ में नहीं रहे, जो एक दूसरे के खून के प्यासे, ऐसे लोग साथ में आ जाए तो अननेचुरल होता है। हम तो नेचुरली साथ में रहे हुए और इसलिए मुझे विश्वास था कि पॉलिटिकल रियलिटी हम दोनों को इस बात के लिए साथ में लाएगी। जैसे सीएम साहब, एक बात बताइए कि बीजेपी में एंट्री इतनी फ्लेक्सिबल कैसे हो गई है? अगर आप विरोधी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आपका पूरा राजनीतिक करियर विरोधी विचारधारा के साथ रहा है, तब भी बीजेपी में आपका स्वागत है। आपके ऊपर आपराधिक मामले हैं, तब भी बीजेपी में आपका स्वागत है। तो इतनी बीजेपी जो है मेंबरशिप देने में इतनी फ्लेक्सिबल कैसे हो गई? कैसे आप इतने लोगों को जो है? किसको दिया हमने? मैं आपको पूछता हूं। चलिए, मुझे पता है आप किस लिए पूछ रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि विखे पाटिल के बेटे को हमने दिया, सुजय विखे को। देखिए, अभी ये जो हो रहा है देश में, जिस प्रकार से मोदी जी का काम चल रहा है, नई पीढ़ी मोदी जी के साथ में, और जिन्होंने 4-4 पीढ़ी कांग्रेस में, एनसीपी में काम किया, उनकी भी नई पीढ़ी को ये लगता है कि भाई जिस राह पर अपनी पार्टियां चल रही, उस राह पर यह देश आगे नहीं जा सकता, और इसलिए वो हमारे साथ आना चाहते। अगर वो आना चाहते तो हम उनको ले रहे। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हमने लिया विखे पाटिल जी के बेटे को, सुजय को। डॉक्टर सुजय विखे एक न्यूरो सर्जन है, उनके ऊपर कोई आरोप है? कोई आरोप नहीं है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? कोई घोटाले का आरोप है? कोई भी राजनीतिक आरोप है? कोई आरोप नहीं है। फिर हमने लिया रंजीत सिंह मोहिते पाटिल को। रंजीत सिंह मोहिते पाटिल पर कोई आरोप है? कोई भी आरोप रंजीत सिंह मोहिते पाटिल पर नहीं है। फिर हमने लिया रंजीत सिंह नाइक निंबाळकर को। कौन सा आरोप है उनके ऊपर? एक भी आरोप नहीं है। आपने बताया कि इनके खिलाफ आपराधिक मामले नहीं है, लेकिन एक महाराष्ट्र के बाहर की आपकी एक उम्मीदवार है साध्वी प्रज्ञा सिंह, उसके ऊपर तो आतंकवाद का आरोप है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति बीजेपी में क्यों है, या बीजेपी का उम्मीदवार क्यों है, जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, जो कि हमारे पुलिस के शहीदों को देशद्रोही कहता है, यह कहता है कि मेरे श्राप से वो मारा गया। ऐसा व्यक्ति बीजेपी के साथ क्यों? हालांकि बीजेपी ने तो ये क्लियर किया है उसके एंड से कि वो उनके निजी विचार हैं और हम तो शहीद मानते हैं, लेकिन इस तरह से जिसकी निजी सोच भी है, ऐसा शख्स आपकी पार्टी में क्यों है? देखिए, पहली बात तो मैं बिल्कुल साफ आपको बता दूं कि जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है, और विशेष रूप से जो स्वर्गीय हेमंत करकरे जी थे, हमारा ये मानना है वे एक बहुत ही जाबाज पुलिस अफसर थे, प्रामाणिक पुलिस अफसर थे, और इस देश के लिए उन्होंने कार्य किया है, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, और इसलिए ऐसा बयान हम बिल्कुल नकारते हैं। और इस बयान के साथ हमारा कोई, उस बयान को हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, उल्टा हम उसको पूरी तरीके से नकारते हैं। दूसरी बात यह है कि साध्वी प्रज्ञा ने भी उस बयान को वापस लिया है, उन्होंने माफी भी मांगी है। हाँ, मुझे आप पूछे तो ऐसा बयान ही नहीं आना चाहिए था। अब इस बात को अलग रखते हैं। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा को भारतीय जनता पार्टी की सीट क्यों मिली? देखिए, पहली बात तो यह है कि एनआईए ने उनको क्लीन चिट दी है। एनआईए ने उनको क्लीन चिट दी है, और एनआईए ने जिस प्रकार से चार्जशीट दाखिल की है, उसमें ध्यान में आता है कि इस देश में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव तैयार करने के लिए किस प्रकार से यूपीए की सरकार ने उस समय इस मामले को तैयार किया। और
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप साध्वी प्रज्ञा के बारे में पूछते, उनके बारे में तो चार्जशीट दाखिल हो गई और उसमें उनको तो क्लीन चिट मिली है। राहुल गांधी जी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ तो चार्जशीट क्लीन चिट उनको नहीं मिली है, वो भी तो बेल पे है। देखिए उनका दर्द है, वो दर्द उन्होंने लोगों के सामने प्रदर्शित भी किया है, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया ये उन्होंने बताया है। जहां तक उनके उस दर्द का सवाल है, ऐसा मानता हूं कि वो उनका जो भी वाकया रहा होगा, लेकिन उसको उन्होंने इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए और स्वर्गीय हेमंत करकरे जी जैसे व्यक्ति के बारे में उन्होंने ऐसे बयानात बिल्कुल नहीं देने चाहिए, ऐसा मेरा मत है। इन दिनों राज ठाकरे जो है राज्य भर में घूम घूम कर इनडायरेक्टली कांग्रेस एनसीपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वो कहते नहीं है, लेकिन उसका मतलब तो साफ नजर आता है। उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और राजनीति में कोई किसी के लिए मुफ्त में काम नहीं करता है। आप क्या देखते हैं कि विधानसभा के लिए राज ठाकरे और कांग्रेस एनसीपी के बीच कोई गुप्त डील हुई है, कोई छुपी हुई डील है कि ठीक है अभी नहीं तो आपको 2-4 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब आपको एकोमोडेट कर लिया जाएगा? छुपी नहीं साहब, खुली डील है, ये ओपन डील है। आज मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं कि कांग्रेस और एनसीपी विधानसभा में राज ठाकरे के साथ अलायंस करेगी, लेकिन मैं आपको उसके आगे जाकर कहता हूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए राज ठाकरे जी की हालत ऐसी है, एक और संजय निरुपम उनको लुक्खा कह रहे हैं और दूसरी ओर राज ठाकरे जी कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौहान के कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके समर्थन में सभा ले रहे हैं। आप देखिए राज ठाकरे ने सभा कहां ली, ऐसी ही जगह उन्होंने सभा ली जहां पर प्रमुख नेता है कांग्रेस और एनसीपी के, वहीं पर उन्होंने जाकर सभाएं ली है। तो खुले रूप से ध्यान में आता है। अच्छा, अजित पवार जी ने तो अपने बयान से क्लियर कर दिया। अजित पवार ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई हम कह रहे थे कांग्रेस को इनको साथ में ले लो, उस समय कांग्रेस ने लिया नहीं, अब तो सारी सभाएं कांग्रेस हमसे ज्यादा ले रही है और रोज हमको कहती है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकी सभा लो। तो इसका मतलब सभाएं कौन करवा रहा है? अगर यह बयान अजित पवार का है तो सभाएं कौन करवा रहा है? कांग्रेस एनसीपी की स्पॉन्सर्ड सभाएं है। देखिए मैं तो मजाक में ऐसा कहता हूं, आपको पता है ना ये राज ठाकरे की पार्टी का सिंबल इंजन है। तो मैंने ये कहा कि इससे पहले लोग साइकिल किराए पे लेते थे, लोग मोटरसाइकिल किराए पे लेते थे, लोग गाड़ियां किराए पे लेते थे। अब शरद पवार जी ने और कांग्रेस ने रेलवे इंजन किराए पे ले लिया। लेकिन भैया ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है? आप देखिए उनका एजेंडा एक ही है कि मोदी जी को गाली देना। अच्छा, जो चीजें भी वो कह रहे हैं चीजें सही है क्या? उदाहरण के तौर पर मैं आता हूं कि वो ऑडियो विजुअल बिल्कुल कर रहे हैं, पुराने वीडियोस निकाल रहे हैं, अमित शाह के बयान निकाल रहे हैं, मोदी जी के बयान निकाल रहे हैं। तो नहीं अभी तो देखिए चूंकि वो नॉन प्लेयर है, वो प्लेयर नहीं है, इसलिए हम उनको जवाब ज्यादा दे नहीं रहे। नहीं तो उनके अगर वीडियोस हम प्ले कर देना तो वो शर्मसार हो जाएंगे। वो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जो चीजें वो दिखाते हैं, देखिए आजकल मेमोज बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं? ऐसे किसी का भी बयान आप तोड़ मरोड़ कर दे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दे और उसके ऊपर भाषण कर दे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे उन्होंने एक अपनी सभा में वो वीडियो दिखा के और एक कागज दिखाया, कहने लगे देखो ये बालाकोट का जब हमला हुआ था उससे तुरंत पहले हमारे जो एनएसए है वो पाकिस्तान के प्रमुख के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, ये मेरे पास उसका सबूत है। तो सब लोगों को लगा कि भाई ये क्या है, इधर ये बातचीत कर रहे हैं और उधर हमला कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कागज दिखाया हमने जरा उसको नजदीक से देखा और फिर उसको हमने भी इंटरनेट पे खोजा। तो इंटरनेट पे वो कागज यानी एक किसी न्यूज आइटम एक छपा हुआ था और वो 2017 का था। बालाकोट का स्ट्राइक हुआ 2019 में और ये 2017 का कोई कागज दिखाकर कहते देखिए अभी अभी ये मिलकर आए। अभी देखिए चूंकि इनको चुनाव लड़ना नहीं है, ये तो कोई मैच खेल ही नहीं रहे, तो इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। ये सारी जो चीजें दिखाते हैं ऐसी चीजें दिखाते हैं, कोई ना कोई मोदी जी का पुराना बयान निकाल के उसको किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ते हैं। अरे भाई जो व्यक्ति अपनी महानगर पालिका नहीं बचा पाया, देखिए राज ठाकरे जी को विधानसभा में एक उनका चुनकर आया था, वो भी शिवसेना में चला गया। विधानसभा में उनको कोई यश नहीं मिला, जिला पंचायत में उनको कोई यश नहीं मिला, नगर पालिका में उनको कोई यश नहीं मिला, पंचायत समिति में उनको कोई यश नहीं मिला, महानगर पालिका में यश नहीं मिला।
तो जिनको कहीं यश नहीं मिल रहा है। देखिए, जो बैट्समैन पहले बॉल पर आउट हो रहा है वो रोज हमको बता रहा है कैसे बैटिंग करनी चाहिए, उससे हम क्यों विचलित होंगे? और मेरे पास समय कहां है साहब? कौन से वकीलों की फौज किस लिए मैं बुलाऊं? कोई कारण भी नहीं है। ये देखो, एक कहते हैं ना हिंदी में, नखून काट के शहीद होना, ये नखून काट के शहीद होने की बात उनके लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस बार शरद पवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये उन्होंने कारण बताया कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे परिवार से जो है ज्यादा लोग चुनाव में लड़ें, 3 लोग से ज्यादा। भी पार्थ पवार क्योंकि आ गए हैं चुनावी मैदान में, उनको उतार दिया है, तो उनका कहना है कि बेकी परिवार के इतने लोग नहीं होने चाहिए और इसलिए अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सच बोल रहे हैं क्या? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि पवार साहब को हवा का रुख समझ में आता है और इसलिए वो मैदान में उतरे और हवा का रुख समझ में आया तो वापिस आए। पवार जी ने यह निर्णय लिया कि एक्सीडेंट होने से अच्छा है यू टर्न ले ले, और उन्होंने यू टर्न ले लिया। और इसलिए कारण वो कुछ भी बताए, पर सच बात तो यही है कि 7 दिन म्हाड़ा में घूमने के बाद उनको जिस प्रकार से म्हाड़ा की जनता से रिस्पांस मिला, उससे उनके ध्यान में यह आया कि चुनाव आसान नहीं है, और उसके बाद उन्होंने वो निर्णय लिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक